जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो आपका केस था उसका पूरा आपको मैं यहाँ पे एनालिसिस बताने वाली हूँ। 46 पेज का आपका जो ये डॉक्यूमेंट जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका जो है यहाँ पर हम पूरी तरीके से निष्कर्ष देखेंगे। क्या कहता है ये डॉक्यूमेंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए, अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि निर्णय क्या है तो वो शॉर्ट वीडियो में मैंने बता दिया और यहाँ पर भी बता देती हूँ कि सिंपल सी चीज़ ये है कि अब जो बीएड के छात्र या छात्राएँ हैं अब वो यहाँ पर आपके प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फैसला आ चुका है। केस कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्या समस्या थी, क्या पूरी प्रॉब्लम थी, एनसीटी का कौन सा गजट आया था, पहले किसको जो है निराशा हुई थी, कौन जीता कौन हारा, ये सारी चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जानना कि आखिर बीएड वालों को क्या रीज़न दे करके बाहर किया गया है। जितने भी लोग आगे बीएड करने वाले हैं, जिन्होंने 2018 के बाद से बीएड किया है, वैकेंसी जिन्होंने दी है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आगे बीएड वालों के लिए क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं, किस में वो जा सकते हैं, और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उनके लिए कितनी समस्याएं हैं, पूरे निष्कर्ष के बाद हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, समझ में आएंगी कि कहाँ से समस्या थी, कहाँ से अराइज हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये 46 पेज का यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को आप टेलीग्राम चैनल से भी जो है ले सकते हैं। अगर नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए, राजर्षि क्लासेस के नाम से है, लिंक मैं कमेंट में दे दूंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी रिपोर्ट है, अब ये मुद्दा कहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले हम इसको समझेंगे। आप इसको देख सकते हैं, ये आपका पूरा 46 पेज का यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ पर अ डिवीज़न बेंच जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25/11/2021। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो डेट है आपकी 28/6/2018। कितने की है? 28/6/2018। ये वो दिन था 28/6/2018 जिस दिन NCTE, कौन है ये NCTE, अब इसको समझिए, ये आपका है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो एनसीटी का काम क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जो अलग अलग चीज़ें जिससे उसको और बेहतर किया जा सके, इसके क्षेत्र में काम करने का, कुछ अपने से रेगुलेशंस बनाने का, ये सारा इनके अंतर्गत जो आता है चीज़ें आती हैं। तो एनसीटी ने ये जो मैं डेट आपको बता रही हूँ 28/6/2018 को एक नोटिफिकेशन या यूँ कह लीजिए एक गजट पेश किया। उसमें इन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया। इन्होंने कहा कि इससे पहले देखिए, अगर पहले आप ये समझेंगे, देखिए इनका ये पूरा आप कह सकते हैं 46 पेज का पूरा है। इसी को मैंने पूरा लाइन बाय लाइन तो नहीं, लेकिन हाँ पीछे पूरी क्या नोटिफिकेशन दी हुई है, सरकार ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें डिसीजन दिया, सब चीज़ों का हम यहाँ पर बिल्कुल आप कह लीजिए कि निष्कर्ष के रूप में हम इसको समझने वाले हैं। बट उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि 2018 अगर हम बात करते हैं किसकी, 2018 की, तो 2018 के पहले क्या सिस्टम था और 2018 के बाद। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो प्राइमरी के केस में जो आपका प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक में कौन कौन आते हैं, जो लोग आपका 1 to 5 तक और 6 to 8 तक हैं वो आपके प्राथमिक में है। मतलब आप सिंपल सी बात कहें तो प्राइमरी पूरा मिला करके आपका 1 से 8 तक है और सेकेंडरी आपका 9 से 12 तक है। तो प्राइमरी और फिर एक आता है अपर प्राइमरी। तो प्राइमरी वाले में 1 to 5 तक और अपर प्राइमरी वाले में 6 to 8 तक। तो जो आपके डीएलएड के बच्चे थे, जिसको हम यूपी में कहें तो बीटीसी कह रहे हैं, डीएलएड जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन था, सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए ये ही एलिजिबल थे। मतलब कहीं पर भी अगर प्राइमरी की वैकेंसी आती थी, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आती थी, तो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड करने वाले बच्चे या बीटीसी करने वाले बच्चे ही कर सकते थे। क्लियर हुई इतनी बातें। अपर प्राइमरी में जब हम देखते हैं तो 2018 के बाद जो मैंने आपको डेट बताई 28/6/2018, इस दिन को जब एनसीटी अपना एक नोटिफिकेशन या गजट लेकर के आई, जो भी आप कह लें, उसमें इन्होंने कहा, तो अभी हम ये भी समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको खारिज क्यों किया, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। एनसीटी खुद से अगर निर्णय बनाता तो इन लोग का कहना था कि हम लोग किए, तो एनसीटी को किसने दबाव बनाया वो भी समझेंगे। तो देखिए, अपर प्राइमरी में एनसीटी ने कहा कि भाई शिक्षकों की कमी हो रही है प्राथमिक में, तो आप बीएड को भी शामिल कर सकते हैं, मतलब आप करिए, लेकिन उसके लिए क्या है कि बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। जैसे उन्होंने 2 साल का अपना बीएड किया, उसके बाद एक ब्रिज कोर्स करना होगा उनको, उसके बाद वो जो है प्राइमरी को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 2018 के बाद जब प्राइमरी की वैकेंसी आने लगी तो उसमें बीएड वाले
वाले जो छात्र और छात्राएं हैं वो लोग भी शामिल होने लगे। अब यहीं से जो है इस समय पे आप देखेंगे तो बीटीसी वालों को 2018 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जहाँ पे उनका कंपटीशन आधा था वो कंपटीशन क्या हो गया, डबल हो गया। बीटीसी के ऊपर इससे क्या प्रभाव पड़ा कि बीटीसी के जितने कोर्सेज करने वाले जो छात्र और छात्राएँ हैं, तो आप खुद समझिए अगर आप बीटीसी करने वाले हैं, ठीक है, जो बच्चे ने बीटीसी किया उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी था और बीएड वालों के लिए और भी चीज़ें थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एनसीटी ने ऐसा लेकर के आई, क्यों लेकर के आई, तो एनसीटी के लाने के बाद क्या हो गया कि कोई बीटीसी क्यों करेगा जब बीएड करने के बाद भी उसको क्या होता कि वो प्राइमरी भी जा सकता था, हायर सेकेंडरी में भी जा सकता है, सेकेंडरी में भी जा सकता है, तो कोई बीटीसी क्यों करे। तो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे बीटीसी का कि 2018 के बाद इसमें सीटें खाली जाने पड़ी, कोर्सेज में बहुत कम एनरोलमेंट हो रहे थे, ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं बीटीसी को भी झेलनी पड़ी। बट इसमें कहेंगे तो बच्चों की कोई भी गलती नहीं, चाहे वो बीटीसी वाले हो चाहे आज जो बीएड वालों के साथ हुआ वो, क्योंकि इसमें टोटली गलती जो है सरकार की है कि वो लोग दूरगामी परिणाम नहीं देखते हैं, दूरदर्शिता उनके अंदर अभी है ही नहीं बिल्कुल, कि बच्चों की तरह डिसीजन ले रहे हैं, फिर बाद में भुगतना है तो वो तो बच्चे हैं ही करने के लिए, ठीक। तो अब देखिए इनका था क्या, असल में हुआ ये था कि जो राजस्थान सरकार है, जब 2018 में जब यहाँ पर कह दिया गया एनसीटी के द्वारा कि भाई बीएड वालों को शामिल करिए, तो राजस्थान की एक जो आपकी परीक्षा थी रीट की परीक्षा, उसमें जो है राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि हम बीएड वाले अभ्यर्थियों को क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे और एनसीटी चूँकि भाई अब है तो कितनी भी शिक्षक संस्था है, तो उन्होंने कहा कि जब हम बीएड वालों को नहीं शामिल करेंगे, तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देवेश, आप उसमें पढ़ सकते हैं, उनका नाम भी ऑलरेडी दिया हुआ है पूरी तरीके से। तो देवेश शर्मा जो थे उन्होंने कहा, उन्होंने केस फाइल किया, गए वो कोर्ट और उन्होंने कहा कि एनसीटी ने कहा है कि 2018 से बीएड वाले अभ्यर्थी भी प्राइमरी शिक्षक में 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर रही है। केस मेनली वहीं का था और वहीं से आया, लेकिन सिर्फ राजस्थान में नहीं, इसके अलावा भी आगे भी आप केरला में ऐसे केसेस को देखते हैं बहुत सारी जगह, और हर जगह बीटीसी वालों को ही प्राथमिकता दी गई। और ये आप इससे भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये मैटर था, इसमें भी राजस्थान जो है गवर्नमेंट ने जो कहा कि भाई प्राइमरी ही सही है, बीटीसी ही सही है, बीएड नहीं सही है उसके ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर जब देवेश शर्मा ने इसके ऊपर केस किया तो आपको केस समझ में आया। अब देखिए, अब इसके आगे की जो कहानी चलती है वो ये चलती है कि जो आपका अब एक दो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, जैसे कि देखिए इसमें एनसीटीई जो था आपका, देखिए डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने इतना कहा, तो यहाँ पर इन्होंने जो है एसएलपी जो आपका है, देखिए देवेश शर्मा, इन्होंने जो है यूनियन ऑफ इंडिया, इनके खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया, अपना केस फाइल किया, ठीक, और एक रिट पिटीशन यहाँ पर दायर किया। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो ये देख सकते हैं आप, व्हाट लाइज एट द कोर ऑफ द डिस्प्यूट बिफोर दिस कोर्ट इज़ द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018, जो मैं बार बार ये डेट कह रही हूँ, इशू बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE मेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 23 पार्ट 1 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक। अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या सारी चीज़ें हैं इसको भी हम समझेंगे, यही सारी चीज़ें हैं, इसमें इन्होंने बहुत सारी बातों को कहा, बताया, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि इनका अब कहना है कि अब इनका जो ये सारी चीज़ें हैं, जो लेवल्स आपके चलते हैं, वो ये है कि 28/6/2018 को बीएड को एलिजिबल कहा गया, लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं कि नींव पड़ी वो कब आया, जब एनईपी में हमारे सामने, एनईपी कौन सा आपका 1986 वाला, जो दूसरी एनईपी हमारे देश की थी, 1986 में जब एनईपी आई थी, तो वहाँ पे बात हुआ था कि भाई हम बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा करेंगे, ठीक है, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात की गई थी, इतना सबने पढ़ा भी है, बीएड वाले हों या बीटीसी वाले हों। तो जब अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई 1986 में, तो आप सभी को याद होगा एजुकेशन फॉर ऑल EFA 1990 में कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है 1990 में। वहाँ जब शिक्षा की बात की गई तो वहाँ कहा गया कि भाई निःशुल्क तो सही है, निःशुल्क सही है, अनिवार्य भी सही है, लेकिन शिक्षा होनी कैसी चाहिए, तो शिक्षा गुणवत्ता परक शिक्षा होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन की बात। और यहीं से जो आपका क्वालिटी एजुकेशन थी उसका प्रमोशन काफ़ी हाई हो गया कि भाई शिक्षा तो दीजिए लेकिन गुणवत्ता परक शिक्षा दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे साथ में आ गए 1986 के टाइम से कि भाई फ्री भी होना चाहिए, कंपलसरी भी होना चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए। तो अब चूँकि 1986 में तो सिर्फ और सिर्फ फ्री और कंपलसरी की बात की गई थी, तो 1986 के ही आपका संशोधित रूप 1992 में हमें देखने को मिलता है।
1992 में, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं ना, POA 1992, जो 1986 का ही आपका भाग है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो है संशोधन हुए उसके कई खंडों में। जो आपका 1986 है उसमें जितने भी आपके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में कई सारे जो है आपके इम्प्रूवमेंट हुए कि क्या क्या नई चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जाकर के जोड़ा किसको गया है, आपका जोड़ा गया है यहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के साथ आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को यहाँ पर जोड़ा जाता है। क्लियर हुई बात। अब ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ना, यही जो है सबसे आप कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको एक सोर्स मानकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया है। तो इसको आप याद रखेंगे। 1992 के बाद 83वां संविधान संशोधन आता है 1997 से। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका 2002 का, और ये पहले कब आता था, 1997 में आता है। 1992 में आपका क्या हो गया, POA आया, उसके बाद 1997 में ये संशोधन हुआ। पास कब हुआ आपका संविधान संशोधन बिल 83वां, तो ये हुआ 2002 में जाकर के। अब 2002 में जब ये गया कि अब हमें गुणवत्तापरक शिक्षा को भी चाहिए, तो इसके जो भाग 3 है, कौन सा है आपका इसका भाग 3, एक मिनट, भाग 3 जो है आपका ये, और भाग 3 और आर्टिकल कौन सा आप हमेशा पढ़ते होंगे, आर्टिकल 21A, RTE के अंतर्गत भी आर्टिकल 21A है। तो भाग 3 का जो आर्टिकल आपका 21A है, जो मूल अधिकारों की बात करता है, तो अब इसने क्या कहा कि शिक्षा हमारा एक क्या है आपका मूल अधिकार, और इसी को आप आगे देखेंगे कि 2009 में जाते जाते ये RTE का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है, RTE, राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, लेकिन लागू कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाता है। तो भाग 3 आर्टिकल 21A कब से जोड़ा गया, इसको एक जो हमारा एजुकेशन है वो हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। कब से जोड़ा गया इसको, तो इसको जोड़ा गया था आपका 2002 के उसमें आपके संविधान संशोधन वाला पार्ट में। ठीक है, संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्लियर इतनी बातें। अब यहाँ से देखिए धीरे धीरे आपका सारा वो चीज़ें निकल रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। अगर आप बात करते हैं कि एजुकेशन को कैसे कैसे कहा गया, तो एजुकेशन आपके जो है DPSP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन, जो आपका राज्य का नीति निर्देशक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे तो जो इसका आर्टिकल 45 है, भाग 4 के अंदर आर्टिकल 45 है, उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है कि राज्य इस चीज़ को सुनिश्चित करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, मौलिक ड्यूटीज़ जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो उसका आर्टिकल 51 है कि पेरेंट्स जो अभिभावक हैं, जो भी बच्चे उनके स्वयं के हैं या उन पर आश्रित हैं, उनके जो है 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 2002 में जो आपका आया था, इसमें कहा गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को कहा जाए, और फ्री और कंपलसरी के साथ साथ इसमें क्वालिटी को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपका जोड़ दिया गया था। क्लियर है। अब इसमें यही सारी चीज़ें, और इसी को देखते हुए आप देखेंगे जो आपका RTE एक्ट 2009 आप देखते हैं, जो आपका RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसको भी ले आने वाला कौन था, NCTE ही है। ठीक है, इसी के द्वारा NCTE ने एक गजट लाया जिसके द्वारा RTE 2009 जो आपका है, इसको लेकर के आता है कि भाई सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें कही गई। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, आपका इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यही सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हैं उसी का बिल्कुल मैं आपको निष्कर्ष और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें वही सारी चीज़ें इसमें हैं कि किस तरीके से अलग अलग NEP देखिए 1986 आता है, फिर उसका POA मॉडिफाइड वर्जन 1992 में आता है, जो कि देखिए सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की बात करता है सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं। सिर्फ अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा ही नहीं करना है बल्कि ये सारी चीज़ें भी करना है। इसके बाद देखिए कुछ जजमेंट भी दे रहा है, उन्नी कृष्णन JP वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ORS एयर। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक जिनकी थी 1993 सुप्रीम कोर्ट का, ये भी सारा था कि जिसमें बच्चों के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। इस प्रकार से बहुत सारा देखिए यहाँ पर आपका 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1997 में आया और फिर 2002 में ये जो है पास हुआ आपका 21A के रूप में, जिसको जोड़ा गया। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इसके बाद आर्टिकल 21 है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
In order to fulfill the above mandate, Right to Education Act 2009 was passed by the Parliament on 20th August 2009, which became effective from 1/4/2010. वही जो 1 अप्रैल 2010, ये तो सबको पता है क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं इससे. The object and reason of the act declared loud and clear that when the act seeks to achieve is not merely free and compulsory elementary education. यहाँ ध्यान से पढ़िए इसको. आरटीई एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि एक्ट का जो अचीवमेंट है या आप कह लीजिए कि जो इसका लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ नॉट मेयरली फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन बट इक्वली इम्पॉर्टेंट वुड बी द क्वालिटी ऑफ दिस एजुकेशन. अब यही सब चीज़ों की जड़ है भाई. एनसीटी आपने लाने से पहले नहीं सोचा कि आपने पढ़ा नहीं था, आप ही तो आरटीई भी लेकर आए थे, तो आपको नहीं पता था कि जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्री और कंपल्सरी के साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए. देखिए एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है. The preamble of the act to the act states that every child has the right to be provided full-time elementary education of satisfactory and equitable qualities in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. यहाँ बिल्कुल साफ साफ है कि बार बार उस चीज़ फोकस किया जा रहा है उस वर्ड पे जो आपका क्वालिटी एजुकेशन है, इक्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री एजुकेशन है, उसकी बात बार बार की जा रही है. ठीक. अब देखिए यहाँ पर और भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता देती हूँ. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड और नॉर्म्स की बात की गई है. नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पर 30:1 कर दिया गया प्राइमरी के लिए. ठीक है. प्यूपिल टीचर रेशियो जो है आपका इसकी बात किया गया. पीटीआर रेशियो जो आपका 30:1. तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी कमेटी भी बनी, आपकी यशपाल कमेटी बनी जिसने इसको चेंज कराया. पहले 1:45 था, बाद में 1:30 हुआ कि भाई एक टीचर जो है 30 बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएगा. तो ये क्यों कहा गया, देखिए यहाँ पर फिर से कहा गया है कि क्यों इसको कम किया गया, ताकि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, टीचर हर बच्चे पर ध्यान दे पाए. ठीक. तो ये एलिमेंट्री में प्राइमरी था. तो देखिए पहले अगर हम बोलें तो प्राइमरी के लिए जो आपके एलिमेंट्री था, जो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो कौन थे, वो थे सिर्फ और सिर्फ जो डीएलएड से पढ़ा करके आते थे, जिन्होंने बीटीसी करी थी, सिर्फ और सिर्फ ये थे. लेकिन एनसीटी का जो आपका 26/6/2018 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें कह दिया गया कि भाई अब तो अपर प्राइमरी को भी बीएड पढ़ा सकता है और प्राइमरी को भी बीएड पढ़ा सकता है. तो अब यहाँ पे समस्या क्या बनी, अब उसको हम देखते हैं. तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको देखें तो समस्या इसमें देखिए क्या थी कि आपका, हाँ देखिए यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी जो बनी वो ये थी कि इन्होंने कहा था कि भाई जो बीएड करने वाले आएंगे उनके लिए हम एक ब्रिज कोर्स की भी स्थापना करेंगे. किसकी स्थापना करेंगे, ब्रिज कोर्स की. लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार का जो है कि भाई ब्रिज कोर्स जैसा तो कुछ आया ही नहीं, तो बीएड वाले कैसे एलिजिबल हो गए. अभी उसको भी हम समझेंगे कि और क्या क्या इन्होंने कहा. इसके आगे आप जितनी चीज़ों को भी पढ़ेंगे ना, सब में इन्होंने कह दिया. देखिए ये क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है इन्होंने कि अगर आपको 1 से 5 तक को पढ़ाना है तब आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. इसको आप देख लीजिए एक बार. सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन. तो वही आपका डीएलएड हो गया ना, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का होना चाहिए और कम से कम उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में आपके. तो इसका साफ साफ मतलब है कि बाई वॉट एवर नेम नोन, इसका सीधा सा मतलब है जैसे हर राज्य में आपका, जैसे हमारे यहाँ बीटीसी कहा जा रहा है, अभी डीएलएड कहा जा रहा है, तो वैसे ही दूसरे स्टेट में किसी और नाम से, तो जिस भी स्टेट में जिस भी नाम से जाना जाए उसमें आपका जो है मान्यता प्राप्त वो होना चाहिए अच्छे से, अगर आपको 1 से 5 तक को पढ़ाना है. इसके बाद फिर वही दे रहा है कि अगर आपने एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है 2-year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तब भी, और सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स है तब भी हो जाएगा. और इसके अलावा 50% मार्क्स और बीएलएड किया हुआ है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो 10+2 के बाद है, उसमें भी अगर आपका है तब भी आप पढ़ा सकते हैं. इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन वाले को भी आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं. इसके अलावा पास इन द टीईटी टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद इट्स गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटी एंड इट्स पर्पस. तो अलग अलग इन्होंने बताया, इसमें कहीं भी बीएड वालों का नाम है नहीं. तो पहले तो इन्होंने ये भी कहा, पूरा दिया हुआ है कि भाई बीएड वाले तो इसमें एलिजिबल ही नहीं है. अब क्यों नहीं है एलिजिबल, अब वो समझिए. तो देखिए एलिजिबल इनका कहना है कि इनका कोर्स बीएड वालों का ऐसा नहीं है कि बीएड वालों छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर काबिल हैं. अब कुछ लोगों ने यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं. देखिए
3 क्वालिफिकेशन देखिए दिया हुआ है और भी कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए पास्ड हायर सेकेंडरी लेवल, उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी स्टेट में कहा जा रहा है इसके साथ उसका स्टेट टेट निकला होना चाहिए। एकेडमिक अथॉरिटी विच इज़ एनसीटी कंसिडर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर। तो मेनली कहा यही गया है हर में कि भाई बीएड वाले देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि क्वालिफिकेशन विच वॉज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टीचर इन प्राइमरी स्कूल वॉज, तो जिन्होंने भी इसको जो है क्या किया है आपका प्रिस्क्राइब्ड किया है, ठीक, एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ नॉट एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग बीएड। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया था कि भाई बीएड वालों को भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एलिजिबिलिटी टेस्ट और टेट which would further test the skill of a candidate to handle students at primary level। यहाँ से आगे आप जितनी भी चीज़ों को पढ़ेंगे सब में ये चीज़ कहा गया है कि भाई आपके बीएड वाले उतने एलिजिबल नहीं हैं। अब हम रीज़न समझते हैं कि भाई जो एनसीटी लेकर के आया तो क्या ये उसकी स्वतंत्र इच्छा थी, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान गवर्नमेंट में भी ये चीज़ कही गई है कि एनसीटी जिस कार्य के लिए बनाया गया था अगर इसने स्वतंत्रता से अपना निर्णय लिया होता तो हम इसको सहर्ष स्वीकार करते, लेकिन ऐसा नहीं था। तो किसने कहा, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका 2018 में जब आपका ये डिसीजन कब का है, तो ये डिसीजन आपका जून के महीने का है। कब है? जून, लास्ट जून, 28 जून 2018 जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक मीटिंग हुई थी जो कि आपका मई में हुई थी, जून के पहले जो है आपका मई में हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी एक मीटिंग होती है मई में, जो कि यहाँ पर मीटिंग से पहले जो केवीएस है आपका केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, जो कि आपको पता होना चाहिए केवीएस आपका क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। तो इन्होंने एक जो है केवीएस के जो कमिश्नर हैं इन्होंने एक पत्र लिखा किसको, एमएचआरडी को। एमएचआरडी कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको आज की डेट में हम एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा विभाग कहते हैं। तो अगर स्पष्टता के साथ समझे तो केवीएस के एक मंत्री जो आपके कमिश्नर थे उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को पत्र लिखा कि भाई हमारा जो केवीएस है उसका जो सीटें हैं वो क्या हो रही हैं, बच रही हैं। प्राइमरी की जो सीटें हैं, इनका कहना था कि जो आपके बीएलएड या डीएलएड वाले बीटीसी वाले बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 6 से 16% सीटों को ही भर पा रहे हैं, बाकी सीटें हमारी बची रह जा रही हैं। तो आप क्या करिए, बीएड को भी एलिजिबल करिए कि वो भी बच्चे क्या हो, वो भी बच्चे आए। तो अब आप बताइए कि अगर एनसीटीई ने यहाँ पर खुद से तो लिया नहीं, इन्होंने कहा, उसके बाद एनसीटीई ने कहा, तो 28 मई के लगभग में इनकी मीटिंग हुई थी और 29 मई को इनका जो है जो एनसीटीई था उसने मीटिंग करी, उसने बताया। तो एनसीटीई का एक एक्ट है जो कि बहुत ही इसमें आपका इम्पॉर्टेंट एक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो एनसीटीई का आपका एक्ट है 29, कौन सा है? एनसीटीई का एक्ट है 29। तो एनसीटीई का जो एक्ट है 29 उसके तहत इन्होंने कहा 28/6/2018 से, मतलब मई में ये आपकी मीटिंग हुई, जून में एक महीने बाद इन्होंने उसी सेम डेट के एक दिन पहले ही इन्होंने कह दिया कि भाई अब बीएड वाले भी क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, बस उनको ब्रिज कोर्स करके जाना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग बातें जो है बताई हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग इन्होंने कहा है कि भाई 29 जो आपका इनका एक्ट था उसके तहत इन्होंने बीएड को क्या कर दिया, एलिजिबल कर दिया। अब अलग अलग देखिए करिकुलम और उसके इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग इन्होंने चीज़ें इसमें जो है आपके इस डॉक्यूमेंट में दी हुई हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिखा है, अ पर्सन हु हैज़ अ बीएड क्वालिफिकेशन हैज़ बीन ट्रेन्ड टू इम्पार्ट टीचिंग टू सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, कि जो बीएड वाले हैं उनका करिकुलम, उनका एजुकेशन इस प्रकार से बनाया गया है कि वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, देखिए ध्यान से पढ़िए, नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स। जितना भी अगर आप इनके डॉक्यूमेंट्स को पूरे पढ़ेंगे आपको हर जगह ये चीज़ एकदम कॉमनली खुले तौर पे देखने को मिलेगा कि भाई प्राइमरी को पढ़ाने के लिए जो इनका आप एक तरीके से कहेंगे जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है ना, जब करिकुलम बनाया जाता है तो जैसे अगर छोटे बच्चों का है तो उनके लिए अलग तरह का जो है फ्रेमिंग की जाती है कि उन बच्चों को पढ़ाना है तो शिक्षक को क्या क्या पढ़ना चाहिए। और ये सही भी है क्योंकि और बीएड को है तो बीएड उस अप्रोच से करिकुलम को बनाया गया कि उनको बड़े बच्चों को पढ़ाना है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हवाला देते हुए कहा गया है, अपनी जगह ये चीज़ें एकदम सही हैं, लेकिन इसमें बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। भाई जब आपको ये चीज़ पहले से पता था, आप इतना क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर आपको और कोई इनिशिएट करना चाहिए, तब आपको होप ही नहीं देनी चाहिए थी ना। तो बच्चों की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं, लेकिन फिर भी होता है कि डिसीजन गवर्नमेंट ले और उसका भुगतान हमेशा आम आदमी करता है। तो इस बार स्टूडेंट का भाई केस था तो इसका जो है पूरा इफेक्ट जो है वो बच्चों की एजुकेशन या बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है।
देखिए, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें यहाँ पर उसी के बारे में है कि भाई बीएड वाले जो है इस प्रकार से एलिजिबल नहीं है। इनका सीधा सीधा कहना है कि जो बीएड का करिकुलम बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे के मनोविज्ञान से बिल्कुल भी हटकर बनाया गया है, क्योंकि वो बड़े बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए बनाया गया, छोटे बच्चों के लिए नहीं। छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे सिखाना है, कैसे रिसाइटेशन करना है, कैसे उनका हैबिट्स फॉर्मेशन करना है, कैसे उनके अंदर वैल्यूज़ को डेवलप करना है, वो चीज़ें बीएड वाले नहीं समझेंगे। अच्छा, अब बीएड वालों का क्या डिमांड थी? बीएड वालों का कहना था कि भाई हम तो सेकेंडरी के लिए एलिजिबल हैं तो प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप हायर लेवल के लिए आप एलिजिबल हो गए तो डाउन लेवल के लिए तो आप ऑलरेडी हैं। तो इस पर भी कोर्ट ने कहा कि भाई आप मतलब अगर देखिए, उनका एकदम सीधा सा कहना है कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ सिखानी है वो चीज़ आपके करिकुलम में नहीं बनाई गई है। और एक प्रकार से इन्होंने इसका जो ये पूरी चीज़ें इन्होंने बताई है, इन्होंने कहा है कि जो आरटीई एक्ट आपका 2009 है, ये पूरे तरीके से जो ये बीएड वालों को इसमें एलिजिबल किया गया है, ये आरटीई एक्ट 2009 का क्या है, पूरी तरीके से आपका उल्लंघन दिखाया गया है। ठीक है, जो आपका ये बनाया गया है वो पूरी तरीके से क्या है, आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन है। और इसके साथ यहाँ पर कोर्ट ने एक और चीज़ बहुत ही जो कि सही कहा, और मैं भी इससे सहमत हूँ, लेकिन अब देखिए, गलत अगर किसी ने आज गलत फैसला लिया है तो अगर वो उसका मासेस के ऊपर पड़ने वाला इम्पैक्ट है तो वो आज नहीं कल देखने को मिलेगा। जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम कोई एक कदम उठाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमको आगे भी देखने को मिलता है, तो वैसे ही अगर सरकार है, चाहे जो भी सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था है, उससे प्रभावित होकर कार्य कर रही है संस्था, तो उसका असर भी दिखने को मिलेगा। सरकार ने कहा है कि भाई रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया, कहीं ना कहीं बीएड वाले बच्चों को खुश करने के लिए, कहीं ना कहीं आप अपने एजेंडे के तहत आपने किया। एनसीटीयू के ऊपर केवीएस क्या है, एक यूनियन की ही तो आपकी चलने वाली संस्था है ना, केवीएस, जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो आपने अपने फ़ायदे के लिए बीएड वालों को क्या कर लिया 2018 में, एक तरह से आप कह लीजिए कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि भाई आप जाओ और आप देखो जितनी भी वैकेंसी आई, चाहे केवीएस की है, चाहे आपकी जो भी वैकेंसी जो आपकी हो भी चुकी है, चंडीगढ़ के भी जो रिसेंट आई थी, बिहार में आप देख लीजिए, हर एक जगह उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल कह लीजिए कि साथ में पिछलग्गू की तरह चिपका दिया है हैशटैग में करके कि भाई ये जो आपका फैसला होगा बीएड वालों का, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपका निर्णय आएगा बीएड वर्सेस बीटीसी के अधीन होगा। तो ये तो आपने कर दिया, आप अपना सिर्फ एक लाइन लिख करके पीछे छुड़ा दिए, बच्चे का जो उतना पैसा लगा उसका कुछ भी नहीं। आगे का यही है कि रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी कोर्ट, एकदम उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आपका करिकुलम हायर सेकेंडरी के लिए बनाया गया है तो आप उसके लिए ही एलिजिबल हैं, उसके पहले आप नहीं दे सकते। अब वो बेचारे बच्चे जो बीएड वाले हैं जिनको बहुत अभी है, तो देखिए आपकी दुख सबको समझ में आता है, लेकिन ऐसा ही सेम कंडीशन बीटीसी वालों के लिए 2018 में था, जब उनके लिए पूरा के पूरा आप समझिए कि जहां उनकी जितना कंपटीशन था उसका दुगना कंपटीशन उनको देखने को मिला। उसके बाद बीटीसी के कॉलेजेस में सीट भी खाली जाने लगी। 2018 के बाद से बीएड में बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में गए, तो वो कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तहत आप देखेंगे समझेंगे तो ये इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगती है वो ये है कि बच्चों को पहले तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं इसके बारे में आगे जो बच्चे जाएंगे जो बीएड करना चाहते हैं, बीटीसी करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझें। इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं, पहले आप उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखिए, अगर पूरा कंप्लीट है तभी आप उस फील्ड में जाइए। अब यहाँ बीएड में भी उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है भाई जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बना है। देखिए, अब जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना है उनके लिए एक ही चीज़ है कि या तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन फिर से करिए और वहाँ से फिर से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, फिर आगे वैकेंसी आएगी तो फिर आप देखिए। ये उनके लिए सही है जिनकी एज कम है, बट जिनकी एज मान लीजिए अगर आपकी 25 साल भी है तो भाई क्या आप 35 साल तक क्या यही सब करते रहेंगे? तो बीएड वालों के लिए पहले भी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं थी तो स्पेसिफिक थी, बट यहाँ जो सबसे बड़ी गलती होती है ना कि देखिए आदमी के पास कुछ नहीं है ठीक है, लेकिन जब आदमी को होप दिलाई जाती है कि आप इसमें भी हैं उसमें भी हैं तो आदमी को एक आशा रहती है, और उसी आशा की वजह से आप देखेंगे 2018 के बाद से बीटीसी की सीटें खाली जाने लगी और बीएड की सीटें भर दी जाने लगी। ये उसी एक आशा का देन थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। तो देखिए बीएड वालों के लिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है उतना, ठीक है, आपके पास स्किल है, कभी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। पहली चीज़, आप सिर्फ प्राइमरी में नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा जूनियर में आप आज भी हैं। बीएड वाले क्या क्या दे सकते हैं मैं उसकी बात कर लेती हूँ थोड़ा।
कि पहली चीज़ तो आपके पास जूनियर है, आपके पास एलटी है, आपके पास टीजीटी आज भी है, सब्जेक्ट जिसका कॉम्बिनेशन सही है, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो इन सब चीज़ों के किससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अब आप विरोध करिए, कुछ भी करिए, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं एकल बेंच ने फैसला दिया है, अभी भाई वैसा बेंच होगा तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जब स्टेट के साथ भी था, केरला में हुआ, राजस्थान सरकार ने, तो सब जगह बीटीसी वालों को ही प्रायोरिटी दी गई है। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है तो एलटी और टीजीटी की आप तैयारी करिए। इसके अलावा जिसका नहीं है वो बीईओ हो गया, और साथ में अगर आपका एज कम है, आपको सही लग रहा है, तो आप यहाँ से जो है किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, किसी प्राइवेट जगह से आप अपना ग्रेजुएशन का फिर से डाल करके कर सकते हैं। या तो एक अदर अल्टरनेटिव है कि भाई अगर आपको प्राइमरी ही आपका ड्रीम है कि नहीं आपको प्राइमरी ही करना है, तब आप दोबारा से आपको बीटीसी करना होगा, ठीक। क्योंकि ये तो पहले से सर्वविदित था कि बीटीसी या डीएलएड वाले बेचारे, इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्राइमरी था। और उसमें भी सरकार ने कह लीजिए, क्योंकि की तो सरकार ने, ना केवीसी जो आपका केवीएस है ना, उसने पत्र लिखा होता ना एनसीटी के ऊपर दबाव, अब वो तो अंदर की बात है कि दबाव आपने बनाया कि नहीं। सरकार ने, कोर्ट ने इस चीज़ को भी एकदम स्पष्ट किया है कि एनसीटी ने खुद से अपना डिसीजन नहीं लिया है, आपने डिसीजन लिवाया है, आपने करवाया है। तो बीटीसी के लिए पहले से ही प्राइमरी था, अब उसमें भी आपने बीएड वालों को इंक्लूड कर दिया, तो बीएड का कहीं ना कहीं पलड़ा ज़्यादा भारी था, जिसकी वजह से बीएड में एनरोलमेंट की संख्या से ही आपको समझ में आ गया था। तो ये आपका कंप्लीट डिसीजन था जो कि इसमें था। हानि नुकसान की बात है तो बीएड वालों को इस बार झटका लगा है, अच्छा खासा झटका है ये, और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए पहली चीज़, क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब जो बेचारे बच्चे ने बीएड किया होगा, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा, उसके लिए तो आपने और ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया। जिसने प्राइमरी में जिसका हो चुका था, जिसकी वैकेंसी, जिसको सिर्फ नौकरी लेनी थी, उसको भी आपने हटा दिया, बाहर कर दिया। तो ऐसी चीज़ें आपको स्कीम लाने से पहले, आपको बजट बनाने से पहले सोचना चाहिए कि भाई इसका प्रभाव क्या होगा, तत्कालिक प्रभाव क्या होगा, इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बिना सोचे इन्होंने निकाल दिया। तो देखिए आज उसका भुगतान सबको करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीटीसी, क्योंकि सभी आप लोग हैं, सारे के सारे लोग लर्नर स्टूडेंट, सभी अपने लाइफ में एक स्टेबल जॉब चाहते हैं। तो किसी की जीत और किसी की हार का ये सवाल ही नहीं, सवाल ये है कि हम एकजुट होकर के कैसे इस तरह की चीज़ों से प्रिवेंट हो सकें, कैसे बच सकें। ज़रूरत इस चीज़ की है, इस आपके माइंड सेट की है, एक पॉजिटिव अप्रोच की। अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई चीज़ ला रही है तो आपको उसको समझना होगा एक शिक्षक होने के परिप्रेक्ष्य से कि भाई अगर आज किसी एक को फ़ायदा हो रहा है, किसी एक को नुकसान हो रहा है, तो हम ऐसी स्कीम क्यों लेकर के कि एक को उससे गिरना हो रहा है, दूसरे को उठना हो रहा है। आप मीडिएटिंग का काम करिए, तो ऐसी स्कीम ही लेकर के मत आइए, ठीक। तो चलिए, ये आपका कंप्लीट निष्कर्ष था कि जो आपका एनसीटी था उसके द्वारा लाया गया एक गजट कितना ज़्यादा आज की डेट में आप देख सकते हैं नुकसान हो रहा है, ठीक। तो बीएड वाले बच्चे बिल्कुल भी उम्मीद न खोइए, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा ओपन कर देते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो भी आपका पॉसिबल वे है उस अप्रोच से पढ़ाई करिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंत ही आरंभ है। एक उनके गजट के कारण ऐसा हुआ, तो पूरा फाइनलाइज आपका यही है कि जो एनसीटीई ने 28/6/2018 को 28/6/2018 को जो इन्होंने यहाँ पर गजट लेकर आए थे, जो नोटिफिकेशन लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टोटली खारिज कर दिया है। ये आपका कंप्लीट है, क्लियर। सो ये आपका फाइनलाइज निष्कर्ष था जो 46 पेजेस का था। मैंने उसको आपको एज शॉर्ट एज प्रिसाइज में बताने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।